हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम घटना चक्र के पूर्व अवलोकन में हम पिछली क्लास में पहुंचे थे यहाँ पे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशाएं। हम आज इसी की आगे की वीडियो को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहा जाता है कि यह है बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए पूर्व अवलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसी वीडियो को लाए हैं, तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। और जो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक के विषय में यहाँ पे मतभेद है, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आइए, पाटलिपुत्र की जो स्थापना है, आइए अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बना करके की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है, जो कि क्या है, त्रुटिपूर्ण है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये भी इसके विषय में कोई उत्तर सही नहीं है, अर्थात आप यहाँ पे इसके व्याख्या को ऊपर वाले को देख सकते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटल ग्राम में एक किला बना करके किया था। और उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पे वो क्या नाम, उदयन का नाम ही नहीं है, तो इसलिए यह विवादास्पद है। इसमें से सारे ऑप्शन। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो इसमें सी है, उदयन ने स्थानांतरित किया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र को बसाने वाले अजातशत्रु थे। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनवरत प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, जो लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था, वो हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध का उत्कर्ष छठी ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम राजगृह था, अर्थात बी ऑप्शन सही है। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम राजगृह था और प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अनंतः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा और मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। सूची 1 को 2 से मिलाना है, अर्थात महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी। तो जो मल्ल है, ये मल्ल कहाँ से मिलाएंगे? कुशीनारा से। अंग को मिलाएंगे हम चंपा से, अर्थात तीसरे से। वही गांधार जो है ये तक्षशिला अर्थात 1 से। वही वत्स कौशाम्बी से मिलाएंगे, अर्थात पहला ऑप्शन इसमें से सही है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा, अंग की राजधानी चंपा, गांधार की राजधानी तक्षशिला और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे।
छठी शताब्दी में ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो ये वैशाली में थी। छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः छठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक दो राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह अर्थात गिरिवज्र भी था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था और इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह अर्थात गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाई। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबुसार था। ये हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई और इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। प्राचीन जनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, अर्थात मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह प्रथम राजधानी थी। तो इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए ऑप्शन इसमें ई सही जाएगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो वो राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजगृह कार्य करता था। महावंश के अनुसार बिंबिसार के किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा? तो मात्र 15 वर्ष की आयु में। बिंबिसार का जन्म 558 से 559 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भट्टिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का भी विस्तार भी किया था। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इनका नाम हर्यक वंश था। अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु, जिसका जीवन काल 492 से 460 ईसा पूर्व था, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राज गद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। अजातशत्रु की वंश का क्या नाम था? तो इनके हर्यक वंश था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो कहाँ पर उपलब्ध है? तो ये आगंतुर निकाय में उपलब्ध है। बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय में 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है और ये 16 जनपद हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और 16वां है कंबोज। ये 16 जनपद बौद्ध ग्रंथ के आगंतुर निकाय में उपलब्ध है। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित है। जन वशभ सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ इनके नाम कुछ भिन्न प्रकार के हैं। प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो ये प्रद्योत अवंती का राजा था। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इसकी पुत्री वारन बख्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्नवास दत्ता नामक नाटक में है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी।
मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक थे। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था और बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। नंद वंश के समय या नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी। घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ और इसके उपरांत शुग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार सही उत्तर 1 है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो 22 का ई है, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ था, अर्थात कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, इसमें से कोई नहीं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्य अभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध वितरण हुआ है। ये अभिलेख खारवेल का एक इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अंग जनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है और वही दीघ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित है कहाँ पर? नहीं, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था? तो ये किया गया था खारवेल के द्वारा किया गया था। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है और ये अभिलेख भारत का पहला प्रशस्त अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। यूनानी आक्रमण। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये घनानंद थे। महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है और भद्रशील उसका सेनापति था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो इंडिका नामक पुस्तक है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वो नगर के पदाधिकारियों को एजिस्ट्रोनोमाई कहते हैं। हुड राजा तोरमण किस ओलिकर राजा के द्वारा पराजित किया गया था? हुड राजा तोरमाण किस ओलिकर राजा के द्वारा पराजित किया गया था? तो ये प्रकाश धर्मन के द्वारा। हुड राजा तोरमाण ओलिकर राजा प्रकाश धर्मन के द्वारा पराजित किया गया था और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद
हुड़ों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया और इस दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता तोरमाड़ था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कुशाम्बी से तोरमाड़ की 2 मुहरें मिली हैं। तोरमाड़ ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मौर्य साम्राज्य सेंट्रोकोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोर्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंट्रोकोर्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वो ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारत साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वो हैं कौन? विशाखादत्त हैं। विशाखादत्त कृत जो है मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया और मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में दुंडराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अन्य 2 रचनाएं हैं देवी चंद्रगुप्तम, अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इनमें से किसी पे नहीं आधारित, अर्थात कौटिल्य का अथवा चाणक्य द्वारा मौर्य काल के रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इनमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तात्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। मेगस्थनीज दूत था किसका? तो ये सेल्यूकस का दूत था। मेगस्थनीज जो थे ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। नंबर 1 दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा शिल्पकार, 5वां योद्धा, 6वां निरीक्षक एवं 7वां मंत्री।
यौन उपदेशक मैगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसमें विभिन्न पेशा अपना सकता था। अभिलेख जिसमें ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ये सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में ऐसी बात बताया गया है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषारूप ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है तो इनमें से किसी में नहीं है, अर्थात अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है, जो ऑप्शन में है ही नहीं। हाथी कुंपा अभिलेख की चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें से श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्ययुक्त, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका को छोड़कर के सर्वत्र था और इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। पाटलिपुत्र में किस चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है स्पूनर महोदय को जाता है। बुलंदी भाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू अर्थात बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संकेत इनमें से कोई नहीं, अर्थात अशोक का धम्म अर्थात धर्म एक नैतिक संहिता है। अशोक अपने दूसरी और 7वें अभिलेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपास नवे बहुक्याने दया दाने सचे सोच माधवे साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है, अतः सही विकल्प ये है। अपने शिलालेख में अशोक सामंतया किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक के अभिलेख में सर्वत्र उसे देवानाप्रिय और देवानाप्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो प्राकृतिक भाषा जो है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त किया गया है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। नंबर 1 है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़ और एरगुड़ी, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्रह्मलिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं
मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर के खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामैक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सुरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामैक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामैक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो खरोष्टी जो थी वही एक ऐसी लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1835 में ग्रोटेफेंड जो है 1836, लेसेन 1838 आदि विद्वानों को है। ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने ओर से लिखी जाती है? तो खरोष्टी है, ये दाईं ओर से लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने किया था एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का सही उत्तर है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। अशोक की नीति की आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो इसमें विश्वास करने वाले थे रोमिला थापर। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का ये मत है कि अशोक की नीति की आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आजीविकों ने किया था। मौर्य युग में पहाड़ियों को काट करके निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काट करके आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि गुफा प्रमुख है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था, जो मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वजी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध वृक्ष का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। मौर्योत्तर काल और मौर्योत्तर काल के विषय में आज से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो मौर्य काल जो है हम अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएंगे। तो ये बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। बीपीएससी पूर्वावलोकन जो ये सीरीज चल रही है, तो आप इसे देखते रहें और शेयर करते रहें अपने हित में दोस्तों के साथ। चलिए हम मिलेंगे मौर्योत्तर के क्लास में किसी अगले दिन। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।